की मालिक बनती थी। इस प्रकार जो रोम की महिलाएं थी उनकी संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक भूमिका थी, उन्हें व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक देना बड़ा आसान कार्य था। पति अथवा पत्नी दोनों को अपनी सहमति व्यक्त करनी होती थी, सहमति व्यक्त करने से ही तलाक हो जाता था। पुरुष की शादी 28 से 32 वर्ष के बीच हो जाती थी और जो लड़कियां जो थी उनकी शादी जो है 16 से 23 वर्ष के मध्य जो है हो जाती थी। लड़कियों का जो विवाह जो होता था वो अक्सर परिवार के सदस्य ही तय करते थे। परिवार जो थे वो पुरुष प्रधान परिवार थे। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। निसंदेह कानूनी दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब पति जो है अपनी पत्नियों को खूब पीटा करते थे और इसके अलावा जो पिता होता था, पिता का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था और अवांछित बच्चों के मामले में तो पिता को यहाँ तक कानूनी अधिकार प्राप्त थे कि वो उसे जिंदा रखे अथवा मार डाले। और कई बार तो ऐसे शिशुओं को जो अवांछित होते थे उन्हें बर्फ में अथवा ठंडे स्थानों पर रखकर भी मार डाला जाता था। ऐसे उदाहरण भी हमें मिलते हैं। आइए अब देखते हैं कि रोम साम्राज्य की धार्मिक स्थिति कैसी थी। हमें पता चलता है कि रोम साम्राज्य के भीतर भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। जब संस्कृतियां और इतनी भाषाएं जो है वो रोम साम्राज्य में व्याप्त थी तो यह स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों के पंथ और वहाँ के लोगों की जो पूजा पद्धतियाँ थी वो भी बहुतायत में या अलग अलग रही होंगी। तो वहाँ के जो देवी देवता थे वे थे जुपिटर, मिनर्वा, जूनो और मार्स। इनकी अधिकांश लोग पूजा करते थे। साम्राज्य में भिन्न भिन्न स्थानों पर हजारों मंदिर, मठ और देवालय बने हुए थे। लोग बहुदेववादी थे, कई देवी देवताओं को मानते थे। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था क्योंकि इसको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। रोम की धार्मिक स्थिति के बाद आइए वहाँ की आर्थिक स्थिति या उसकी आर्थिक स्थिति की विशेषताओं को देखते हैं। रोम साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, ईंट भट्ठों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों इत्यादि की संख्या बहुत अधिक थी, जिससे पता चलता है कि संपन्नता बहुत अधिक थी। वहाँ गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा इटली से आती थी। शराब, तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई विशेष रूप से तैयार किए गए कंटेनरों में की जाती थी, जिन्हें एम्फोरा या ड्रेसल 20 भी कहा जाता है। इस प्रकार के एम्फोराज या ड्रेसल 20 लाखों की संख्या में रोम में हमें मिले हैं। इटली के कैंपेनिया तथा सिसिली, मिस्र के फयूम, गैलिली, बाइजैकियम और दक्षिणी गाल तथा बाइटिका के प्रदेश जो हैं वो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। अर्थात यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, यहाँ पर खेती बाड़ी अत्यधिक मात्रा में होती थी। इन क्षेत्रों से भारी मात्रा में गेहूं और अंगूरी शराब जो है वो निर्यात की जाती थी। देश में भारी मात्रा में सोने के सिक्कों का प्रचलन जो है वो ये बताता है कि रोम जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध साम्राज्य था। रोम साम्राज्य का पतन, रोम साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई पश्चिम क्षेत्र से, जहां बाहरी आक्रमणों ने इसके पश्चिमी भाग को विखंडित कर दिया। उत्तर की ओर से जर्मन मूल के समूहों ने आक्रमण किए। उन्होंने साम्राज्य के सभी
बड़े बड़े प्रांतों को अपने अधिकार में ले लिया। 533 ईस्वी में जस्टिनियन, जो रोम साम्राज्य का शासक था, उसने अफ्रीका को वेंडलों से मुक्त कराया। वेंडलों ने अफ्रीका पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन जस्टिनियन ने अफ्रीका को मुक्त करवाया वेंडलों से। उसने इटली पर भी फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन इटली पर फिर से अधिकार करना रोमन साम्राज्य को महंगा पड़ा, क्योंकि इटली के लोम्बार्डियों ने लगातार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण आरंभ कर दिए और रोमन साम्राज्य को भारी हानि पहुंचाई। 7वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में रोम का अपने पुराने पारंपरिक शत्रु ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ। ईरान के सासानी शासकों ने मिस्र सहित बड़े बड़े पूर्वी राज्यों को जीत लिया। 620 के दशक में रोम साम्राज्य ने पुनः इन छिने हुए प्रदेशों को प्राप्त कर लिया, पुनः जीत लिया। लेकिन इस दौरान अरब क्षेत्र में अरेबियंस का उदय हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित करके पूर्वी रोमन और ईरानी राज्यों के बड़े बड़े भागों पर अपना अधिकार जमा लिया और बड़े भयंकर आक्रमण उन्होंने किए, और इस प्रकार से रोम साम्राज्य का पतन हो गया। थैंक यू।